हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का सेशन वी शुड स्टार्ट। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं गाइस। तो बताइए क्या हो रहा है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड बिगिन आवर सेशन। तो हम लोग हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। विल बी गोइंग टू सी हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस देयर बाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का सोर्स है रीन्यूएबल एनर्जी। सोर्स क्या है इसका? रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी। और इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है इसका? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर बायोमास गैसिफिकेशन। समझ में आया कुछ? बोलिए। नहीं आया समझ में कुछ? अब समझिए। मतलब कि अगर हाइड्रोजन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी से, मान के चलो वाटर। वाटर क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर से, एयर से, जो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर उससे आप हाइड्रोजन गेट कर रहे हो और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास गैसिफिकेशन, जैसे कि प्लांट वेजिटेशन वगैरह भी रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, उससे अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन गेट कर रहे हो किस प्रोसेस से? बायोमास गैसिफिकेशन से। बायोमास, यू नो दैट। तो उस तरीके के हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है इसमें मेन? कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से मिलता। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन वी गेट इट फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी। किससे मिलता है हम लोगों को ये? न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी से। प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। सो पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से मिलता है। ठीक है, सोर्स मस्ट बी रिमेंबर्ड। ठीक है सर, सोर्स याद होना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट टर्क्यूस हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन है टर्क्यूस, कोई कलर होगा। टर्क्यूस हाइड्रोजन हम लोग मीथेन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मीथेन से। प्रोसेस है पायरोलिसिस। प्रोसेस है पायरोलिसिस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल सबको पता होता है। टर्क्यूस हाइड्रोजन मीथेन CH4 से। ठीक है, बोर्ड काफ़ी छोटा है तो 3 में ही भर जा रहा है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। नो एक्सक्यूज एट ऑल। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन जो हम लोग फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से। अब बोलोगे कि फॉसिल फ्यूल से तो ब्लैक हाइड्रोजन वगैरह होना चाहिए। हाँ, फॉसिल फ्यूल से ब्लैक हाइड्रोजन वगैरह भी मिलेगा, लेकिन प्रोसेस में डिफरेंस है, प्रोसेस में अंतर है। क्या अंतर है ये देखिए। ये जो फॉसिल फ्यूल से ब्लू हाइड्रोजन कब मिलता है? जब आपका कोल गैसिफिकेशन हुआ, जो कि जनरली ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन में भी होता है, या मीथेन रिफॉर्मेशन, मीथेन रिफॉर्मेशन। बट कोई भी प्रोसेस विद CCUS, CCUS के साथ, ये याद रखिएगा, CCUS के साथ। ये आप लोगों को पता होगा CCUS क्या है। CCUS क्या है? CCUS का मतलब कार्बन कैप्चर
यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। मतलब फॉसिल फ्यूल है, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज का प्रोसेस आपको पता है ना, कि कोई भी अगर मान के चलो कोल माइंस है, अब वो यूज़फुल नहीं रहा, दे आर नॉट इन यूज़, ठीक है। तो अंदर में तो स्पेस कैविटीज़ क्रिएटेड जब कोल माइंस बन रहा था, तो आप क्या करो कि कार्बन को उसमें स्टोर करके रखो, कैप्चर करके रखो। अलग अलग तरीका है कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो जाता है, तो एफॉरेस्टेशन करो, रिफॉरेस्टेशन करो, ताकि जो पेड़ पौधा वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को स्टोर करके रखें, ठीक है। वाटर बॉडी जो वो भी कार्बन को स्टोर करके रखता है, दे एक्ट एज अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बॉडी, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उनका काम है, याद रखिएगा। तो फॉसिल फ्यूल से ब्लू हाइड्रोजन कब मिलेगा, फॉसिल फ्यूल से ब्लू हाइड्रोजन कब मिलेगा, जब कोल गैसिफिकेशन या मीथेन रिफॉर्मेशन हो, CCUS के साथ, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के साथ। और अगर मान के चलो प्रोसेस सेम है, ठीक है। अब इसी में देखिए ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन किससे मिलेगा हम लोगों को, नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस से, वही मीथेन रिफॉर्मेशन, MR से मीथेन रिफॉर्मेशन प्रोसेस है। और जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन, कोल से, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन what, based on its source from where we get it and based on the process। तो ये हम लोगों को आना चाहिए। पिंक हाइड्रोजन बताइए क्या सोर्स था उसका, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वी नो दैट कि चिपको मूवमेंट का 50th एनिवर्सरी इस साल हुआ है, तो हम लोगों को चिपको मूवमेंट के बारे में भी समथिंग वी नीड टू नो अबाउट। क्या है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या है, इट्स अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेस्ट कटिंग, अगेंस्ट फॉरेस्ट कटिंग, पेड़ पौधा जो काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है, उसके अगेंस्ट चिपको मूवमेंट। जैसे पेड़ पौधा को काटने जाता था तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ को हग कर लेते थे, गले लगा लेते थे, तो वही है चिपको मूवमेंट। तो ये आपको अभी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के किसी रेनी विलेज में देखने को मिला है, ठीक है। तो आप चिपको मूवमेंट का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ऑरिजिन क्या था इसका, अमृता देवी अगेंस्ट, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, अमृता देवी अगेंस्ट किंग ऑफ जोधपुर, यानी कि राजस्थान में स्टार्ट हुआ, और राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा, ये सब याद रखिएगा। क्या हुआ था कि जोधपुर का किंग जो था, जोधपुर के डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन करना चाह रहा था, बट उसके अगेंस्ट अमृता देवी ने काइंड ऑफ रिवोल्ट किया, विच अल्टीमेटली गॉट चेंज्ड इनटू चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो ओरिजिन इसका, हिस्ट्री इसका क्या है, अमृता देवी किसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रही थी, किंग ऑफ जोधपुर के ऑर्डर के अगेंस्ट, डिफॉरेस्टेशन वाला जो था। तो अभी जो जनरली उसमें जो पार्टिसिपेशन, जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे अमृता देवी के साथ, जोधपुर तो राजस्थान में, तो राजस्थान के बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी पता हम लोगों को राजस्थान में, तो उनके द्वारा ये चिपको मूवमेंट। तो इतना मतलब कीवर्ड अगर आप जान रहे हो, राजस्थान, बिश्नोई कम्युनिटी, अमृता देवी, तो चिपको मूवमेंट आपका समझिए कि आप समझ गए हैं, ठीक है। काफ़ी रहता मतलब कि इतना भी इंफॉर्मेशन से यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। अगेंस्ट फॉरेस्ट कटिंग अमृता देवी। और बताइए इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग इन्वायरमेंट,
देर आर अदर मूवमेंट्स एज वेल। कौन कौन से? एक तो चिपको मूवमेंट, मान के चलिए कभी इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आ गया, लिखना पड़े आपको, या ट्राइबल से आ गया क्वेश्चन, तो चिपको मूवमेंट हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में हुआ था, जब कुंदपुजा रिवर पर डैम बन रहा था। तो ये आपको क्या हो रहा था? अगेंस्ट, किस चीज़ के खिलाफ हुआ ये मूवमेंट? अगेंस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन कुंदपुजा रिवर इन पलक्कड, केरला। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, पलक्कड केरला, केरला के पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में जो कुंदपुजा रिवर है उस पर जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था, तो जान रहे हो ना डैम बनने के लिए क्या होगा? यू नो दैट कि आसपास के एरिया को शुड बी वैकेटेड, वैकेट करना होगा, और डिफॉरेस्टेशन वगैरह होगा। सो फॉर दैट रीजन वहाँ पर साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ। याद रखिएगा, केरला में हुआ साइलेंट वैली मूवमेंट, केरला में हुआ। कुंदपुजा रिवर कहाँ? केरला में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, साइलेंट वैली मूवमेंट। और मूवमेंट देखें, चलिए देखते हैं। अपिको मूवमेंट एक है कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में, लेड बाय पंडुरांग हेगडे। अपिको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, दिस मूवमेंट was led by पंडुरांग हेगडे। अब जो भी बोली इसको हेगडे, जो भी पंडुरांग हेगडे एंड कर्नाटकाज वेस्टर्न घाट, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में पंडुरांग हेगडे के द्वारा अपिको मूवमेंट। तो हम लोग चिपको मूवमेंट देख चुके हैं, हम लोग साइलेंट वैली मूवमेंट देख चुके हैं, हम लोग अपिको मूवमेंट देख चुके हैं। चलिए मान के चलिए क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, चलिए चिपको मूवमेंट सबको पता होता है, ये नहीं देगा, लिख देगा साइलेंट वैली मूवमेंट, एपिको मूवमेंट एंड एक दो तीन का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप समझ जाइएगा, जिस ऑप्शन में रहेगा ना कि दीज आर द मूवमेंट्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, तो समझ जाइएगा कि वही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसीलिए भी हम लोगों को अलग अलग मूवमेंट का नाम याद होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि दिस मूवमेंट है रिलेटेड टू दिस। हाँ ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अगर आप भूल भी जा रहे हो तो कहाँ पढ़ रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। क्योंकि आप पढ़ना तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इनिशियल पॉइंट भी तो याद रखिए। अपिको मूवमेंट, पंडुरांग हेगडे, कर्नाटका वेस्टर्न घाट। इसीलिए किसी भी चीज़ के ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सरफेस लेवल। अगर डीप में पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पटकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। एक एनवायरमेंटलिस्ट थी जिसने कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट की मेघा पटकार या पटकार जो भी है, तो मेधा पटकार के द्वारा। सीज एनवायरमेंटलिस्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पटकार। तो समझ में आ गया। इसी तरीके से था चिलिका बचाओ आंदोलन भी था एक। ठीक है, और कुछ अभी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन इंडिया रिगार्डिंग एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना पता है? शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 45%, इंक्लूडिंग हाइड्रो।
ठीक है। 45% एनर्जी अभी अपना रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है पता है? सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसका है? सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45% टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से रिन्यूएबल एनर्जी का है। सबसे ज़्यादा सोलर का, उसके बाद विंड का, उसके बाद हाइड्रो का, ठीक है, उसके बाद फिर बायोमास। ये ऑर्डर मतलब कि अभी सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है रिन्यूएबल में से सोलर एनर्जी, देन विंड एनर्जी, देन हाइड्रो, देन बायोमास। अच्छा, हम लोगों को लगता है ना, अच्छा हाइड्रो डैम वगैरह बहुत पहले से बनना शुरू हुआ है तो उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हुआ होगा। डैम तो पहले बनने से शुरू हुआ है, बट एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का नंबर या फिर उससे एनर्जी प्रोडक्शन मेगावाट गीगावाट में भी कम है कंपेयर टू सोलर। अगर ये 20 है तो ये 10 के आसपास है। फिर देन बायोमास। तो ये एक रफ आइडिया हम लोगों के पास रहना चाहिए कि सोलर सबसे ज़्यादा, उसके बाद विंड, उसके बाद हाइड्रो, उसके बाद बायोमास, ठीक है। कुछ अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स हैं जो कि हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। कुछ पता आपको रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स बता सकते हो? बताइए। एक टारगेट था ना 500 गीगावाट वाला, क्या था कि भैया 2030 तक बाई 2030 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करना है भारत में, ठीक है, इंस्टॉल्ड करना है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी क्या है ये? नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि काइंड ऑफ क्या हो गया? रिन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन फॉसिल का मतलब क्या हो गया? जो फॉसिल फ्यूल नहीं है उसमें क्या क्या आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा। तो इन सब का कैपेसिटी यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल का कैपेसिटी बाय 2030 500 गीगावाट का होना चाहिए इंडिया में। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। और दूसरा टारगेट क्या है बताइए? 2030 तक हाफ ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा टारगेट क्या है कि 2030 तक बाय 2030 हाफ ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड बाय किसके द्वारा? रिन्यूएबल एनर्जी। हम लोगों का अभी जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जितना एनर्जी कंजम्पशन होता है, उसका कम से कम आधा एनर्जी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से आए। सोलर पैनल लगाइए, उससे आए, विंड एनर्जी से आए, हाइड्रो एनर्जी से आए, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, कोल बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड, फॉसिल फ्यूल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ग्रेजुअली ही करना होगा और अचानक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी रिलायबिलिटी सोलर एनर्जी आप देखो कि 24/7/365 इज़ नॉट अवेलेबल। ठंडी में धूप नहीं निकलता तो कैसे आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो? तो अभी उसकी रिलायबिलिटी उतनी नहीं है, ठीक है। तो उस सब पर काम चल रहा है और हम लोगों को अपना काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक टर्म था गैस फ्लेयरिंग। गैस फ्लेयरिंग सुने होंगे आप लोग न्यूज़ में। बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस associated with oil extraction. Burning of the natural gas associated with oil extraction. समझ में आया? आप देखे होंगे कि जब भी ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है जहाँ से, वहाँ पे कभी कभी जो नेचुरल गैस प्रेजेंट वो बर्न करने लगता है, आग लग जाती है उसमें, ठीक है, विस्फोट टाइप का कुछ देखने को मिलता है। तो एक्चुअली वो जो गैस है ना, वो मतलब बर्न कर रहा नेचुरल गैस, तो उसी को गैस फ्लेयरिंग भी कहते हैं। वीडियो देख लीजिएगा गैस फ्लेयरिंग का, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो वाइल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल
ठीक है, we could see natural gas sometimes burn, and this phenomena is called gas flaring. तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030. वर्ल्ड बैंक के द्वारा, 1 minute guys, ओके एवरीथिंग ऑल राइट. इसीलिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ZRF, ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग. ZRF ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 20 सॉरी गाइस. जो ZRF है, ZRF ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग, कि ज़ीरो कर देना इस फ्लेयरिंग को. गैस फ्लेयरिंग जो होता है, गैस फ्लेयरिंग क्या होता है, फिर से बोलिए, जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बर्निंग ऑफ द गैस कुड बी सीन, तो उसी को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं कि भाई गैस फ्लेयरिंग हो रहा है, देखो देखो जाकर. तो भाई अगर गैस फ्लेयरिंग हो रहा है तो काइंड ऑफ मानो ना, नेचुरल गैस तो हमारा डिटोरिएट हो रहा है ना, घट रही है ना, वो मतलब वेस्टेज हो गया ना एक तरीके से. तो उसको क्या करना, ज़ीरो करना, ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग. जब भी माइनिंग वगैरह कर रहे हैं ऑयल का तो उसको ज़ीरो करना. 2030 तक ये किसका इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, ZRF ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है. वर्ल्ड बैंक का किसका इनिशिएटिव है, बोलिए बोलिए, वर्ल्ड बैंक का. अच्छा, अब बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन लेवल वी कुड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. मतलब इंडस्ट्रीज हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन इंडेक्स और लेवल ऑफ इंडेक्स. तो हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूशन लेवल पे कैसे इंडस्ट्रीज को बांटा गया है. पता है, एक है आपको वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, एक हम लोगों के पास वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, एक है हम लोगों के पास ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री, ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री, और हम लोग के पास है ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्री, और एक है रेड कैटेगरी इंडस्ट्री. ठीक है, वाइट कैटेगरी, याद रखिएगा, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री, ऑरेंज एंड रेड कैटेगरी. तो इसमें आपको वाइट कैटेगरी में मिनिमल और नो पॉल्यूशन, मिनिमल और नो पॉल्यूशन. इसमें आप बताइए, लो पॉल्यूशन, ग्रीन में लो पॉल्यूशन, लो टू मॉडरेट पॉल्यूशन, और इसमें ऑरेंज में बताइए मॉडरेट टू हाई पॉल्यूशन, और इसमें हाई पॉल्यूशन. समझ रहे, जिस इंडस्ट्री में एकदम मिनिमल या कोई पॉल्यूशन नहीं होता उस तरीके की इंडस्ट्री को हम लोग वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पर लो टू मॉडरेट पॉल्यूशन देखने को मिलता है. दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज ग्रीन, मॉडरेट टू हाई पॉल्यूशन ऑरेंज, एंड हाई पॉल्यूशन रेड. एंड रेड इज़ वेरी डेंजरस, रेड इज़ वेरी हाई. तो आप बताइए, हम लोगों को एग्जाम्पल बताइए तो कि किस तरीके की इंडस्ट्री को हम लोग वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री बोलेंगे, किस तरीके के इंडस्ट्री को हम लोग वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री बोलेंगे. देखिए एग्जांपल्स इसका, देखिए इंपॉर्टेंट है. अगर सोलर से रिलेटेड इंडस्ट्री, विंड रिलेटेड इंडस्ट्री, या एयर कूलर का इंडस्ट्री है, बाईसाइकिल असेंबली जहाँ पे बाईसाइकिल असेंबल होकर बन रहा है, क्या उन सारे इंडस्ट्रीज़ में आपको सोचना होगा. एग्जाम्पल दिया रहेगा, बोलेगा बताइए कौन सा वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, तो आप सोचिएगा कौन सी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन नामात्र होता है.
एकदम मिनिमल नेग्लिजिबल पॉल्यूशन इज इमिटेड। तो बाईसाइकिल असेंबली, अच्छा बाईसाइकिल असेंबल हो रहा तो वहाँ क्यों पॉल्यूशन होगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा तो वहाँ क्या पॉल्यूशन होगा? नहीं होगा ना। तो वो सब वाइट कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी पता है, हम लोगों के आसपास जो रहते हैं, राइस मिल, फ्लोर मिल वगैरह, राइस मिल वगैरह, तो वहाँ पर पॉल्यूशन होता है लेकिन बहुत कम पॉल्यूशन होता है। तो अगर आपके आसपास राइस मिल हो, फ्लोर मिल हो, तो वो ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री है, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, तो इट इज़ सेफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज कैटेगरी बताइए, यहाँ पे मॉडरेट टू हाई, इसका एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर फूड एकदम प्रोसेस होकर पैकेज्ड होकर तैयार होता है, वहाँ पर ज़्यादा हैवी मशीन्स होती है, तो वो ऑरेंज कैटेगरी वाला है। और रेड वाला में तो खतरनाक पॉल्यूशन होता है, जैसे माइनिंग वगैरह। ठीक है, माइनिंग वगैरह, हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब, तो रेड वाला से तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है माइनिंग। फूड प्रोसेसिंग किस में है? ऑरेंज कैटेगरी में। तो समझ पा रहे हो ना किस तरीके का एग्जांपल्स किस में सूट कर रहा है। तो ये आप मतलब ये इस एग्जांपल से आप माइंड मैप कर सकते हो, अच्छा इस तरीके का इंडस्ट्रीज़ में, इस तरीके का इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, हाँ एक चीज़ बताइए, क्या वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है? क्या वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस? इज वाटर वेपर ए ग्रीन हाउस गैस? तो सोचिए, सिंपल सा स्टेटमेंट है, बट इट कुड बी फ्रेम्ड इन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ ए क्वेश्चन। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? दोज गैस या गैसेस विच ट्रैप हीट, जो हीट ट्रैप करता है। क्या वाटर वेपर जो है हीट ट्रैप नहीं कर सकता है? कर सकता है, इसका मतलब वो ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और एक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस लॉ के अंदर? किस लॉ के अंदर? ये जानना जरूरी है। वाटर एक्ट के अंदर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर 1974। तो ये याद रखिएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन किस एक्ट के अंदर वो जरूर याद रखिएगा, यही चेंज कर देगा। ये तो याद कर लेते हैं सब, लेकिन ये चेंज कर दिया तो वाटर एक्ट किसके अंदर? वाटर एक्ट के अंदर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट के अंदर। समझ गए? सो these are the topics which are covered in the news. So having covered that, let me see the remaining time. कितना टाइम बचा है? So guys, it's almost 30 minutes. ठीक है, so I don't think if we should go ahead in today's video, or ओके वन लास्ट एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक लास्ट, बस छूट ना जाए कुछ। ग्रास हॉपर इफेक्ट, ग्रास हॉपर इफेक्ट, ग्रास, मान के चलिए ग्रास हॉपर इफेक्ट दैट दे दे, 4 ऑप्शन में दे दे, तो क्या समझ में आएगा ग्रास हॉपर इफेक्ट क्या है? इसको एकदम लेमैन टर्म में समझिए कि जनरली मोर पॉल्यूशंस, मोर टॉक्सिक केमिकल्स, प्लास्टिक वेस्टेज आर स्प्रेड इन इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्लास्टिक वेस्टेज, केमिकल वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है।
and they are moving towards, diverted towards higher latitude, towards what, आर्कटिक ओशन। वो आर्कटिक ओशन के थ्रू जा रहा है, की ओर जा रहा है, वाया ओशियनिक करेंट्स, वाया एटमॉस्फेरिक करंट, एटमॉस्फेयर के थ्रू, ओशियन के थ्रू जो गंदगी हम लोग फैला रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन में, वो आर्कटिक रीजन में जा रहा है, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है एटमॉस्फेरिक करंट के थ्रू, ओशियन करंट के थ्रू, लोअर लैटिट्यूड में जनरेटेड प्लास्टिक वेस्टेज एंड टॉक्सिक केमिकल्स किसकी तरफ, आर्कटिक की तरफ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रास हॉपर इफेक्ट, ग्रास हॉपर इफेक्ट, या इसको हम लोग ग्लोबल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप कि आप ये सिंपली लिख सकते हो कि द फिनोमेना इन विच प्लास्टिक wastage and toxic chemicals accumulated in lower latitudes are transferring towards आर्कटिक रीजन। देखिए आर्कटिक वर्ड याद रखिएगा, मेन यही कीवर्ड है। किधर जा रहा है ये गंदगी? आर्कटिक रीजन की और एकदम अपर नॉर्थ पोल की ओर। बस ये वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए, आर्कटिक रीजन। कैसे जा रहा है? रूट वाया एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक करेंट्स के थ्रू जा रहा है। ठीक है, करेंट्स आर्कटिक रीजन के, तो इसको हम लोग ग्रास हॉपर इफेक्ट, जैसे ग्रास हॉपर कैसे जाता है उसी तरीके से। ठीक है, ग्रास हॉपर इफेक्ट। अच्छा देखिए प्लानिटरी बाउंड्रीज के बारे में आप लोगों को पता है, ये ग्रास हॉपर इफेक्ट, लेट मी रीड इट। प्लानिटरी बाउंड्रीज के बारे में पता है आप लोगों को कि प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होता है? प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होता है? अभी जो है टोटल 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज है, और अभी बात हो रही थी कि जो एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन है, अभी बात चल रही है ना कि जो एक्वेटिक एडी जो है, एडी एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को इट शुड बी कंसिडर्ड एज प्लानिटरी बाउंड्री। मतलब इसको बोला जा रहा है कि इसको भी भाई, एडी को भी भाई प्लानिटरी बाउंड्रीज बना दो यार। तो पहले तो ये समझे कि हम लोग की प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या है। प्लानिटरी बाउंड्रीज को सिंपल लेमन टर्म में हम लोग समझ सकते हैं कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से जो भी चेंजेस वगैरह दिख रहे हैं एनवायरनमेंट में, जो भी मान के चलो ह्यूमन के द्वारा कुछ भी एक्टिविटीज़ हैज़ बिन डन बाय अस, कुछ भी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो एनवायरनमेंट का भी एक अपना कैपेसिटी है, मतलब एक लिमिट तक ही वो उस चीज़ को काइंड ऑफ सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, टॉलरेशन का क्षमता है उनका अपना। मतलब कि बियॉन्ड दिस लिमिट सेल्फ रेगुलेशन दैट इज़ डन बाय एनवायरनमेंट कैन नॉट बी हैपन फर्दर। ठीक है, अगर प्लानिटरी बाउंड्रीज के लिमिट के बियॉन्ड चले जाओगे तो उसके बाद फिर मान के चलो क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, इसके बाद भाई अब एनवायरनमेंट रिवर्स नहीं हो सकता है, अब ऐसे ही गर्मी में रहो हमेशा। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन, तो क्या होता है? सेल्फ रेगुलेट करके एनवायरनमेंट अपने आप को बैक टू द प्रीवियस कंडीशन आ जाता है। लेकिन अगर वो एक लिमिट के बाद वो नहीं आएगा, ठीक है, तो उस लिमिट को काइंड ऑफ देखने के लिए उस लिमिट को कौन कौन से पैरामीटर्स को, और सिंपल तरीके से समझिए, कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनका लिमिट क्रॉस करेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि अब इन्वायरमेंट सेल्फ रेगुलेशन के लायक नहीं है। वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन कौन से प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं जिनका बाउंड्री क्रॉस होने के बाद इन्वायरमेंट
सस्टेन नहीं कर सकता है फर्दर, तो अभी वो 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज रखा गया कि भाई इसको देख। हम लोग बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वन ऑफ द प्लानिटरी बाउंड्रीज है वो, इसके बेसिस पे बोलते हैं कि अब इन्वायरमेंट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस। अब एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन जो इसको भी बोला जा रहा है कि इसको भी रख दो प्लानिटरी बाउंड्री पे। एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन क्या हो रहा है? काइंड ऑफ जैसे कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट कम हो रही है, जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द सी या वाटर इज रिड्यूसिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन। जैसे कि यूट्रोफिकेशन वगैरह होता है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो करता है, इरिगेशन वगैरह जहाँ भी फर्टिलाइज़र वगैरह सब यूट्रोफिकेशन हुआ, उससे एल्गल ब्लूम्स होता है, फिर वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। और वेरियस फैक्टर्स हैव बीन देयर जिसकी वजह से एडी होता है हमारा, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना। एडी का मतलब क्या? डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज है। मान के चलिए दे दिया जाए, बताइए कि कौन कौन से हैं, इसमें से कितने प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा नोबल एंटिटीज़, तीसरा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, स्ट्रेटोस्फेरिक। एक बार बस देख लोगे तो बस समझ में आ जाएगा। अच्छा ये सब है। अभी आप याद करो ना कि बोलते ना अरे यार ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, तो क्यों ये सब बात करते हो? वो सारे प्लानिटरी बाउंड्रीज है, तो दिक्कत होता है हम लोगों को कि भाई ज़्यादा CFC, ज़्यादा रेफ्रिजरेटर वगैरह मत खरीदो, मत करो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। प्लानिटरी बाउंड्री क्रॉस करेगा तो सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाएगा एनवायरनमेंट। और क्या क्या है? एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग। देख रहे हो क्या क्या है? एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, नाम सुन लो बस। ओशियन एसिडिफिकेशन, देख रहे हो ना? ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन का जो pH लेवल रिड्यूस होता है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन भी प्लानिटरी बाउंड्रीज है। ओशियन एसिडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल फ्लो, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल फ्लो, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल फ्लो। समझ रहे हो ना? क्लाइमेट चेंज, नोबल एंटिटीज, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोजियोकेमिकल फ्लोज, फ्रेश वाटर चेंज। देखिएगा एक शॉर्ट्स बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर पर, शॉर्ट्स देख के आप कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो ना। दैट इज़ अ मिथ, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। लैंड सिस्टम चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे। क्या किया जा रहा है बताइए? जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए एलोकेट कर दिया जा रहा है। ठीक है, लैंड सिस्टम चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी। तो भाई ये 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं। आ सकता है, इट कुड बी आस्क्ड, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, नोबल एंटिटीज, ओजोन डिप्लेशन, एरोसोल लोडिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल फ्लो, फ्रेश वाटर चेंज, लैंड सिस्टम चेंज, फ्रेश वाटर लैंड सिस्टम चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी। अभी किसकी बात चल रही है? एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन की बात चल रही है कि इसको भी भाई ऐड करो एज अ प्लानिटरी बाउंड्रीज। ठीक है गाइज, आई थिंक I should end today's session here. So guys, पूरा वीडियो देखिए, जो भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उस चीज़ को और एक्सप्लेन करूँगा। आई कुड एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स बट बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच आई कैन नॉट, यू नो दैट कि टाइम कितना कम है हम लोगों के पास। सो गाइज, जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम देयर फॉर यू गाइज, और ख़ुद के लिए भी आप लोगों के लिए भी। सो लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।